संसद में आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर आज संसद परिसर में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों के परिजनों से की मुलाकात। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आज लेंगे शपथ। जामताड़ा में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल। करोड़ों रुपए की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। और राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों से मिली नकदी के बाद अब रांची स्थित आवासीय परिसर की जियो सर्विलांस सिस्टम से हो रही जांच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। संसद पर आतंकी हमले की आज 22वीं बरसी है। आज ही के दिन वर्ष 2001 में आतंकियों ने संसद पर हमला किया था। है जब भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद पर हमला हुआ था। 13 दिसंबर 2001 को संसद की कार्रवाई सामान्य रूप से चल रही थी। सुबह करीब 11:20 पर एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन और गृह मंत्रालय के फर्जी स्टिकर के साथ सुरक्षा बैरियर को पार करते हुए संसद भवन परिसर में पहुंचती है और कार में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादी AK-47 और हैंड ग्रेनेड से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देती हैं, जिसमें सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल सहित 6 पुलिसकर्मी और 3 संसद भवन कर्मी शहीद हो गए, जबकि 15 कर्मी घायल हुए। हालांकि सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। हमले के समय संसद के अंदर 100 से अधिक सांसद मौजूद थे। इस आतंकी हमले की साजिश के पीछे मोहम्मद अफजल गुरु, SAR गिलानी और शौकत हुसैन सहित पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ था। कुछ ही दिनों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें इस्तेमाल की गई कार और सेलफोन रिकॉर्ड से संबंधित सुरागों की मदद से ट्रैक किया गया। इन चारों को दिल्ली की पोटा अदालत द्वारा 16 दिसंबर 2002 को दोषी करार दिया गया। हमले के मुख्य साजिशकर्ता अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। इस हमले के बाद संसद की सुरक्षा को और मजबूत करते हुए कुछ विशेष उपाय किए गए, जिनके तहत केवल प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को ही संसद भवन तक कार से जाने की अनुमति है। अन्य सभी मंत्रियों और सांसदों को अपनी कारों को 150 मीटर से अधिक दूर स्थित पार्किंग परिसर में छोड़ने के बाद मुख्य प्रवेश द्वार तक चलना पड़ता है। मंत्री और सांसदों के अतिरिक्त सभी को सघन तलाशी और मेटल डिटेक्टरों से होकर गुजरना होता है। संसद भवन के अंदर सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम को तैनात किया गया। इनके अलावा मुख्य जगहों पर अतिरिक्त स्नाइपर भी पहरा देते हैं। साथ ही सुरक्षा के ऐसे इंतजाम भी किए गए जो गुप्त होते हैं, यानी दिखाई नहीं देते। किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए आतंक निरोधी दस्ते लगातार औचक निरीक्षण करते रहते हैं। उच्च तकनीक वाले उपकरण जैसे बूम बैरियर्स और टायर बस्टर्स लगाए गए, जिन पर करीब 100 करोड़ रुपए व्यय हुए। इसके अलावा संसद के अंदर गार्ड्स को मंत्रियों और सांसदों के साथ आने वाले सहायकों, पत्रकारों, आशुलिपिकों और संसद कर्मचारियों को पहचानने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही गार्ड्स को संसद भवन परिसर के अंदर काम करने वाले माली, सफाई कर्मियों और अन्य कर्मियों को पहचानने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। वे सभी अनिवार्य रूप से पहचान पत्र रखते हैं, जिसे समय समय पर गृह मंत्रालय द्वारा रिन्यू किया जाता है। संसद हमले में शहीद हुए सभी जवानों को उनकी सेवा और सर्वोच्च बलिदान के लिए देश नमन करता है। लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा के लिए उनका समर्पण हर नागरिक को प्रेरणा देता रहेगा। साथ ही मानवता के दुश्मनों को ये स्पष्ट संदेश भी है कि देश की ओर आंख उठाकर देखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। संसद परिसर में इस आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। 13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन पाकिस्तान से आए 5 आतंकियों ने लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर संसद भवन पर हमला किया था। यह हमला संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने शहीद विजेंद्र सिंह के पौत्र से उनका हाल चाल जाना।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहन यादव को आज भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को भी शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। चंदन मंगलकारी हो, हम यही आशा करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विष्णुदेव साय को आज रायपुर में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। भाजपा की विधायक दल की बैठक में विजय शर्मा और अरुण साय को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला लिया गया था। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य की विभिन्न पंचायतों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जामताड़ा जिले में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इस मौके पर करोड़ों रुपए की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी करना है। गढ़वा जिले की मिराल पूर्वी पंचायत ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर आयोजित कार्यक्रम में वैन के जरिए ग्रामीणों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभुकों ने अपने बदलाव की कहानी साझा की। गढ़वा जिले की मेराल पूर्वी पंचायत ने विकसित भारत संकल्प रथ के पहुंचने पर ग्रामीणों ने उसका जोश और पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इस दौरान आयुष्मान भारत की लाभुक अनीता कुमारी, उज्ज्वला योजना की लाभुक उषा कुमारी और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लाभुक गुड्डी देवी ने अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। हम तुरंत फटाक से बनवाए स्वास्थ्य कार्ड, इसके बाद अपना ससुर जी का इलाज करवाए तो ऑपरेशन हुआ और मेरा ससुर जी भी बहुत अच्छे हैं। सिलाई दुकान खोल दिए, एगो मशीन लिए और मशीन से सी करके हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी से बाल बच्चा पढ़ाई हो रहे हैं। वाला योजना दिए हैं तो पहले लकड़ी पर खाना बनाते थे, अब लकड़ी पर खाना नहीं बनाते हैं। लकड़ी पर खाना बनाने से धुआं जो निकलती थी वो मतलब आँख खराब कर देती थी और समय पर अब बच्चों को लंच बना के देते हैं और टाइम से खाना बनता है। इस दौरान जिले के उप विकास आयुक्त सह नोडल पदाधिकारी राजेश कुमार राय ने बताया कि जिले के 189 पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन कर केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है और भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही फ्लैगशिप स्कीम के बारे में भी लोगों को जानकारी दिया जाएगा ताकि योजनाओं के बारे में आम जागरूकता फैलाया जा सके और योजना का लाभ जो है यहाँ के ग्रामीण ले सके। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी जागो महतो ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से इस यात्रा के दौरान शिविर भी लगाए जा रहे हैं और किसानों को उन्नत तकनीक की जानकारी भी दी जा रही है। मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा की वैज्ञानिक सुषमा ललित बाखला ने 2047 तक देश को विकसित बनाने के मंत्र को साझा किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प की यात्रा की शुरुआत की, जिसमें हम भारत में चल रहे बहुत सारी योजनाओं को किसानों को बताएं, किसान उससे लाभ लें और आगे बढ़े। मेराल पूर्वी पंचायत के मुखिया ने केंद्र सरकार के इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे ग्रामीणों को काफी फायदा हो रहा है। ग्रामीणों को जानकारी दिया गया, इस जानकारी से ग्रामीणों में काफी प्रेरित होकर के नए नए योजना या कार्य के बारे में
जानकारी प्राप्त हुई, इससे काफी लाभ पहुंचा। इसके लिए हम प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करते हैं। इस दौरान बैंक के जरिए ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और लोगों को 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया गया। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। उधर रामगढ़ के पटेल नगर पंचायत भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान लाभुकों ने अपने जीवन में योजनाओं से आए बदलाव की कहानी साझा की। मौके पर पीआईबी के अपर महानिदेशक शंभुनाथ चौधरी ने ग्रामीणों को केंद्र की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर रामगढ़ के पटेल नगर पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों को एलईडी वैन के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। मौके पर लाभुक गायत्री देवी, शीला देवी ने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। और अभी पहले मैं कुछ नहीं थी, लेकिन सखी मंडल में जुड़ने के बाद मैं भी बहुत कुछ हूँ और सालाना का मेरा जो इनकम है और 30 से 35-40 हजार तक हो जाता है और मैं एक जागृत महिला हो गई और मैं अपने पीछे बहुत सारी महिलाओं को भी समूह से जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ। हमें 2 योजनाओं के लाभ मिला है। पहला तो हमें मनरेगा के तहत गाय शेड मिला है, जिसमें मैं अच्छी तरह से अपने गायों को रख रही हूँ और मैं अच्छा से दूध उत्पादन भी कर रही हूँ। और दूसरा मेरा है पीएम आवास योजना, जो कि जिसके कारण मैं अच्छा तरीका से अपना घर बना सकी हूँ, जिसमें मैं अभी अपने पूरे परिवार के साथ अच्छी तरह से रह रही हूँ। मौके पर कुसुम योजना के लाभुक जीवंत कुमार ने इसके फायदे गिनाए। यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे बहुत सारी योजनाओं का हमको लाभ मिला और जानकारी भी बहुत सारी मिली। पीएम कुसुम योजना के तहत हमको सोलर पंप सेट मिला, जिससे हम अपनी खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, खेती को और अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की गोद भराई और उनके नवजात शिशु का अन्नप्राशन पीआईबी के अपर महानिदेशक शंभुनाथ चौधरी द्वारा कराया गया। उन्होंने भी ग्रामीणों को केंद्र की योजनाओं के प्रति जागरूक किया और इस यात्रा का मकसद बताया। इसका मकसद जो है, आप जान रहे हैं कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना है, कि लोगों में जागरूकता पैदा करना है कि जो भी वंचित, शोषित, दलित वर्ग के लोग या जो गरीब तबके से जो छूट गए हैं, जो भी प्रधानमंत्री की 15-16 फ्लैगशिप स्कीम्स है, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे टॉयलेट हो, चाहे हर घर नल से जल हो, इतनी योजनाएं, इन योजनाओं को सैचुरेशन यानी 100%, जो कि दीनदयाल उपाध्याय जी की भावना थी, जो उनकी सोच थी कि अंत्योदय की, जो उनकी फिलॉसफी थी कि अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम पायदान पर अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उस तक सरकार पहुंचे, उस तक सरकारी लाभ पहुंचे, उस तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान नाबार्ड समेत कई अन्य विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने 2047 तक देश को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों से मिली नकदी के बाद ब्रांचेस स्थित आवासीय परिसर की जियो सर्विलांस सिस्टम से जांच की जा रही है। जियो सर्विलांस सिस्टम से उनके आवासीय परिसर की जमीन के अंदर जांच शुरू की गई है। रांची के रेडियम रोड स्थित आवास में मशीनों के माध्यम से आईटी की टीम का देर रात तक जांच करती रही। टीम को जमीन के अंदर भी जेवरात सहित अन्य सामानों को छुपा कर रखे जाने का अंदेशा है। परमवीर चक्र विजेता एल्बर्ट एक्का गौरव रक्षा सम्मान समिति एल्बर्ट एक्का के जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाएगी। इसे लेकर समिति ने उनके जन्मदिन 27 दिसंबर को उनके पैतृक गांव गुमला जिले के चौनपुर खंड अंतर्गत जारी गांव में एक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। समिति के संरक्षक डॉक्टर विजय राज ने बताया कि परमवीर शहीद एल्बर्ट एक्का के जन्म दिवस पर गुमला के सभी पंचायतों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित होगा। रखना चाहेंगे और आगे बढ़ाना चाहेंगे। उसके लिए हम सभी अपने देश के डिग्निटीज को इस कार्यक्रम में निमंत्रण दे रहे हैं। हम लोग सबसे पहले हमारे परम जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, हम लोग उनको निमंत्रित करना चाहते हैं कि वो आए और इस कार्यक्रम में आकर हमारे परमवीर एल्बर्ट एक्का जी को सम्मान प्रदान करें। कहने को तो देवघर नगर निगम क्षेत्र में दर्जन से ज्यादा पार्क हैं, लेकिन महज 1 और 2 पार्क ही संचालित हैं, बाकी सभी बंद पड़े हैं। हालत यह है कि बच्चे मोबाइल गेम खेलने में व्यस्त हैं और पार्क सुनसान। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और कुछ स्कूलों ने पार्क में भीड़ बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। देखिए रिपोर्ट। यह है देवघर का एकमात्र संचालित अटल स्मृति पार्क। बेहतर सुविधाओं के बावजूद यहाँ लोगों का आना काफी कम हो गया है। वैसे तो देवघर नगर निगम क्षेत्र में आधा दर्जन पार्क हैं, लेकिन इनमें से 2 ही संचालित हैं, बाकी सभी टेंडर के अभाव में बंद पड़े हैं।
देवघर नगर निगम की तमाम कोशिशों के बावजूद पार्क में लोगों की आवाजाही नहीं के बराबर है। इधर देवघर के एसडीओ दीपांकर चौधरी के नेतृत्व में इस पार्क को स्कूली बच्चों से गुलजार किया जा रहा है ताकि यहां इन नौनिहालों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाया जा सके। इसको लेकर कई स्कूली प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कराया जा रहा है। तो इस पार्क की देवघर में एक तो पार्क की बहुत कमी है, तो हम चाहेंगे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़े, सब इवेंट्स यहाँ पे हों जिससे कि पेरेंट्स भी जुड़े और देवघर में पार्क भी और बहुत सारे बने, ये हमारी रिक्वेस्ट है यहाँ की गवर्नमेंट से। बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए आउटडोर खेल बेहद जरूरी है। अटल स्मृति पार्क में बेहतर सुविधा और बड़ा कैंपस है, लेकिन मोबाइल में व्यस्त रहने वाले बच्चे पार्क नहीं आ रहे हैं, जिससे अटल स्मृति पार्क में वीरानी छाई है। पार्क के संचालक का कहना है कि 3 महीने खेलकूद और घूमने फिरने का समय है, लेकिन मोबाइल फोन ने बच्चों का ध्यान भटका रखा है। इस वजह से पार्क संचालन में कठिनाई आ रही है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूली प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और अभिभावकों का रुझान पार्क की तरफ खींचना बिल्कुल सही है। विजिटर नहीं आते हैं, विजिटर दूसरी चीज में कहा गया है। हाँ, स्कूल का कुछ कार्यक्रम हो रहा है छोटे बच्चे का, जिसके कारण कुछ स्कूल के बच्चे लोग आ रहे हैं, जो अच्छी बात है। गार्जियन लोग को भी बच्चे बूढ़े सबको आना चाहिए पार्क में। आज के दौर में जब मोबाइल में बच्चे गुम होते जा रहे हैं, उनको पुनः एक बार उस मोबाइल के अंधी दुनिया से बाहर निकालने के लिए बहुत आवश्यकता है कि उन्हें अधिक से अधिक खेलने का अवसर मिले। कभी सर्दियों के मौसम में इन पार्कों में लोगों का तांता लगा करता था। लोग अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देते थे और समय का सदुपयोग भी करते थे, लेकिन अत्याधुनिक जीवन शैली, तनाव, मोबाइल और इंटरनेट ने लोगों को पार्क से दूर कर दिया है। और तो और स्कूली बच्चों का बचपन भी मोबाइल फोन की भेंट चढ़ गया है। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए खेल कूद बेहद जरूरी है। ऐसे में वीरान हुए इस पार्क में बच्चों और उनके अभिभावकों की लगातार उपस्थिति दर्ज कराना बेहद जरूरी है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। दुमका जिले की विभिन्न पंचायतों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने लोगों से अपने पंचायत में लगे शिविर में शामिल होकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की अपील की है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 14 दिसंबर को 9 पंचायत और 2 नगर वार्ड क्षेत्र में शिविर का आयोजन निर्धारित है। जिले के उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि वे अपने गृह स्तर पर संचालित शिविर से जुड़कर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। खूंटी जिले के विभिन्न पंचायतों सहित मुरहू प्रखंड अंतर्गत गानालोया पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। देवघर के उपायुक्त ने जनता दरबार लगाकर जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने सभी शिकायतों की जांच कराते हुए लोगों को जल्द से जल्द समाधान का भरोसा दिया। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने आमजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए और इस मौके पर उन्होंने प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए समयबद्ध कार्रवाई के लिए निर्देशित किया, जिससे आवेदकों को अनावश्यक कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। कोडरमा जिले की तिलैया थाना क्षेत्र स्थित कुरियर कंपनी कार्यालय में हुई लूट मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए लूटे गए 1 लाख रुपए में से 6100 रुपए बरामद कर लिए हैं, जबकि कार्यालय में लगे कंप्यूटर के सीपीयू को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन को भी जब्त किया है। राज्य के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति की बैठक हुई। इस दौरान 11 मृतकों के आश्रितों को नौकरी दिए जाने की स्वीकृति दी गई। राज्य के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने यातायात समन्वय समिति की बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने पदाधिकारियों को नए सिरे से शहर को जोन वाइज बांटकर पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 9 वेंडिंग जोन में रोजाना अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाएं ताकि फुटपाथ खाली रहे। रांची नगर निगम के प्रशासक कुंवर सिंह पाहन ने हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण पार्क का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस पार्क में ओपन जिम, मनोरंजन और गेम जोन सहित कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक एंड टेक्नोलॉजी नामकुम रांची में अपोलो टायर्स लिमिटेड चेन्नई द्वारा कैंपस ड्राइव का आयोजन किया गया। इस कैंपस ड्राइव में संस्थान के अंतिम वर्ष के 110 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें से 42 छात्रों ने सफलता हासिल की। गोवा में चल रहे सरस मेले का समापन हो गया। 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक चले सरस मेले में झारखंड के हस्तनिर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें जीएसएलपीएस और ग्रामीण विकास विभाग के स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों का स्टॉल सह बिक्री केंद्र लगाया गया था।
हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र स्थित सॉफ्टेक कंप्यूटर एजुकेशन की ओर से प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में साइबर फ्रॉड और उससे बचने की जानकारी दी जा रही है। संस्थान के निदेशक ने +2 उच्च विद्यालय और परियोजना बालिका उच्च विद्यालय बरही में साइबर क्राइम के विभिन्न तरीकों से छात्र छात्राओं को जानकारी दी। हजारीबाग जिले के बरही में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीओ पूनम कुजूर ने प्रखंड सभागार में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की अद्यतन जानकारी दी। बैठक में बीपीआरओ सहित प्रखंड के सभी बीएलओ मौजूद थे। और अब मौसम की राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम साफ होने के साथ ही ठंड की ठिठुरन बढ़नी शुरू हो गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 5 दिनों में राज्य के ज्यादातर इलाकों में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि सुबह में कहीं कहीं कोहरे का आलम भी देखने को मिलेगा। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था से जुड़ी देखते हैं ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन संघर्ष से लेकर इजराइल हमास संघर्ष तक ऐसी वैश्विक परिस्थितियां बनी है जिसने कई देशों की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ते हुए और मजबूत हो रही है। शेयर बाजार अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर ट्रेड कर रहा है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने अपने लेख में बताया कि नवंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 15% बढ़कर 1.67 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ये लगातार चौथा महीना है जब जीएसटी से कमाई 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हुई है, जबकि अक्टूबर के महीने में जीएसटी का डाटा 1.71 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देखने को मिला था। ये छठी बार है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसटी संग्रह। आनंद के समाचार एक बार फिर। संसद में आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर आज संसद परिसर में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों के परिजनों से की मुलाकात। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आज लेंगे शपथ। जामताड़ा में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल। करोड़ों रुपए की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों से मिली नकदी के बाद रांची स्थित आवासीय परिसर की जियो सर्विलांस सिस्टम से हो रही जांच।